हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम शिक्षण शास्त्र में बदलाव के अंतर्गत शिक्षक से अधिगमकर्ता तक इसका अध्ययन करेंगे। पहले शिक्षा में केंद्र बिंदु शिक्षक था, अब केंद्र अधिगमकर्ता है। तो पहले जो शिक्षा पद्धति थी, जो शिक्षण कार्य कराया जाता था, उसका जो केंद्र बिंदु होता था शिक्षक होता था, बट अब केंद्र में अधिगमकर्ता यानी लर्नर। यह बदलाव शिक्षा के उद्देश्य, पद्धति और मूल्यांकन सभी को प्रभावित करता है। ये जो बदलाव आया है कि जो शिक्षा है वो अब शिक्षक केंद्रित ना रहकर शिक्षार्थी केंद्रित हो गई है, तो इससे शिक्षा के उद्देश्य में, उसकी पद्धति में और उसका मूल्यांकन में, इन सभी में बहुत सारे बदलाव आए हैं। सभी इससे प्रभावित हुए हैं। अब शिक्षक क्या सिखाता है से अधिक शिक्षार्थी क्या सीखता है पर केंद्रित है। जो शिक्षा है वो इस बात पर ज्यादा केंद्रित है कि शिक्षार्थी क्या सीख रहा है। पारंपरिक दृष्टिकोण, जैसा कि हम इसको पहले भी देख चुके हैं पारंपरिक दृष्टिकोण को। पारंपरिक दृष्टिकोण में अगर बात की जाए तो शिक्षक ज्ञान का स्रोत था। विद्यार्थी या निष्क्रिय श्रोता की भूमिका में रहते थे। जो निष्क्रिय अधिगम हमने पढ़ा था उसी को हम पारंपरिक दृष्टिकोण कहते हैं। उसमें जो विद्यार्थी होता था वो निष्क्रिय श्रोता की भूमिका में रहता था। रटना, परीक्षा परिणाम पर जोर रहता था। ये सारा पारंपरिक दृष्टिकोण है। एक तरफा संवाद होता था जो कि शिक्षक की तरफ से चलता था। इसके बाद आधुनिक दृष्टिकोण की अगर हम बात करें तो आधुनिक दृष्टिकोण में शिक्षार्थी को सीखने की प्रक्रिया का केंद्र माना गया है। अनुभव, प्रयोग और सहभागिता पर आधारित शिक्षा है। जो आधुनिक दृष्टिकोण है उसमें जो शिक्षा है वो अनुभव, प्रयोग और सहभागिता पर आधारित है। शिक्षक अब मार्गदर्शक और सहयोगी की भूमिका में है। जो शिक्षक है अब उसकी भूमिका मार्गदर्शक की है और सहयोगी की है। सहयोगात्मक और अनुभवात्मक अधिगम पर बल दिया जाता है। बदलाव के प्रमुख कारण, बदलाव के जो प्रमुख कारण हैं वो क्या क्या हैं? तो जैसे कि जो एनसीएफ 2005 हमारी आई थी वो, और उसके बाद जो अब नई एनसीएफ आई है 2023, इन दोनों के आने से ये बदलाव हुआ है। गतिविधि आधारित और प्रोजेक्ट आधारित शिक्षण हो गया है। जो शिक्षण कार्य है वो एक्टिविटी बेस्ड ज्यादा है, उसमें प्रोजेक्ट वर्क आपको ज्यादा कराने हैं। तकनीकी एकीकरण, स्मार्ट क्लासेस, डिजिटल लर्निंग पर जोर दिया जा रहा है। इन सारी चीजों को भी अपनाया जा रहा है। समग्र विकास पर बल, बच्चे के समग्र विकास पर बल दिया जा रहा है। उसको ज्ञान भी अर्जित हो, कौशल हो और उसके साथ साथ मूल्य, इन सभी चीजों पर ध्यान दिया जा रहा है। तो समग्र विकास पर बल दिया जा रहा है। इस वजह से ये बदलाव आए हैं कि बच्चे जो पद्धति है वो अब शिक्षक केंद्रित ना रहकर शिक्षार्थी केंद्रित हो गई है। यानी कि शिक्षक से अधिगमकर्ता तक का तात्पर्य यही निकलता है कि पहले शिक्षक केंद्रित थी और अब अधिगमकर्ता पर केंद्रित है, यानी शिक्षार्थी। शिक्षक की नई भूमिका, शिक्षक की जो नई भूमिका है वो क्या है? तो शिक्षक की नई भूमिका है मार्गदर्शक की। ज्ञानदाता से अब वो किस में बदल गया है? मार्गदर्शक में। अधिगम वातावरण का निर्माण करना ये शिक्षक का काम है। किस तरीके का वातावरण क्रिएट किया जाए कि जिसमें बच्चा ज्यादा से ज्यादा अधिगम कर सके। व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रखना, जो हर एक बच्चे की अपनी अलग गुण होते हैं उन सभी चीजों का ध्यान रखना, यानी व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रखना। प्रेरक और सहयोगी रूप में कार्य करना, जो शिक्षक है उसको प्रेरक और सहयोगी रूप में कार्य करना है। आत्म अधिगम को बढ़ावा देना, और आत्म अधिगम को बढ़ावा देना कि बच्चे खुद से ज्यादा सीखे। तो ये शिक्षक की जो आज के टाइम में जो भूमिका है वो ये है कि अब वो पहले जो ज्ञानदाता था वो अब ज्ञानदाता न रहकर मार्गदर्शक बन गया है। वो अधिगम का वातावरण का निर्माण करेगा अधिगमकर्ता के लिए। व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रखेगा, हर एक बच्चा अपने में अलग होता है, इस बात का ध्यान रखेगा। प्रेरक और सहयोगी रूप में कार्य करना, वो प्रेरक और सहयोगी रूप में कार्य करेगा। आत्म अधिगम को बढ़ावा देगा जिससे बच्चे खुद से ज्यादा सीखें। अधिगमकर्ता की भूमिका, शिक्षक की हमने नई भूमिका देख ली। अब अधिगमकर्ता की क्या भूमिका है? तो निष्क्रिय से सक्रिय में बदल गया। अब निष्क्रिय से सक्रिय भागीदार बन गया है। अनुभव और प्रयोग के माध्यम से सीखना, अब अधिगमकर्ता अनुभव से और प्रयोग करके सीखेगा। संवाद करना, सहयोग करना, चिंतनशीलता विकसित करना, तो ये सारी चीजें हैं
जो अधिगमकर्ता के अंदर आनी चाहिए वो इन तरीकों से अधिगम कार्य करेगा, संवाद के जरिए, सहयोग के जरिए और चिंतनशीलता, ज्यादा से ज्यादा चीजों पर विचार करेगा और अपने ज्ञान का निर्माण करेगा। शिक्षक से अधिगमकर्ता तक बदलाव का प्रभाव। शिक्षक से अधिगमकर्ता तक ये जो बदलाव हुए हैं इससे क्या प्रभाव पड़ा है? तो पहले ये टीचर सेंटर्ड था, शिक्षक केंद्रित था, अब लर्नर सेंटर्ड हो गया, यानी विद्यार्थी केंद्रित हो गया, शिक्षार्थी केंद्रित हो गया। शिक्षक केंद्र में था पहले, अब विद्यार्थी केंद्र में है, वही बात है। व्याख्यान आधारित था पहले शिक्षण कार्य, अब गतिविधि आधारित है। एक तरफा संवाद चलता था पहले, अब द्विपक्षीय संवाद चलता है, दोनों तरफ से प्रश्न पूछे जाते हैं, उत्तर किए जाते हैं। परीक्षा आधारित मूल्यांकन था, निरंतर एवं समग्र मूल्यांकन। पहले परीक्षा आधारित मूल्यांकन होता था, बट अब निरंतर लगातार चलता है मूल्यांकन और समग्र विकास पर आधारित होता है। निष्कर्ष। निष्कर्ष की बात करें तो शिक्षा का केंद्र अब शिक्षक नहीं अधिगम करता है। जो आज के टाइम की अगर हम बात करें तो अब शिक्षा का केंद्र अधिगम करता है। अब उद्देश्य केवल ज्ञान देना नहीं बल्कि सीखने की क्षमता विकसित करना है। जो उद्देश्य है वो ज्ञान देना नहीं है बल्कि सीखने की क्षमता विकसित करना है। यह बदलाव शिक्षा को अधिक मानवतावादी और अनुभवात्मक बनाता है। तो इस तरीके से आज का हमारा जो पहला टॉपिक था शिक्षक से अधिगमकर्ता तक, ये हमने यहाँ पर फिनिश किया है। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे आकलन से मूल्यांकन तक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा शिक्षण शास्त्र में बदलाव के अंतर्गत आकलन से मूल्यांकन तक। भूमिका। शिक्षण शास्त्र का उद्देश्य केवल ज्ञान देना नहीं बल्कि शिक्षार्थी का समग्र विकास है। जो शिक्षण शास्त्र है उसका उद्देश्य केवल ज्ञान देना नहीं है बल्कि शिक्षार्थी का समग्र विकास करना है। पहले शिक्षा परीक्षा और अंकों तक सीमित थी, अब शिक्षा सीखने, करने और जीने पर आधारित है। ये जो हम पढ़ रहे हैं शिक्षण शास्त्र बदलाव, शिक्षण शास्त्र में बदलाव के अंतर्गत जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं ये लगभग सब एक जैसे हैं, थोड़ा बहुत अंतर है इनके अंतर्गत। अब शिक्षा सीखने, करने और जीने पर आधारित है। आकलन का अर्थ। सबसे पहले हम आकलन का अर्थ समझेंगे तो सीखने की प्रक्रिया में शिक्षार्थी की प्रगति जानने की प्रक्रिया, इसको जानने की प्रक्रिया को हम आकलन कहते हैं। यह निरंतर और सुधारमुखी होता है, ये लगातार चलता रहता है और बच्चे में जो भी कमियां हैं उसमें सुधार लाने के लिए होता है। जैसे कि कक्षा में प्रश्न पूछना, इससे बच्चे का हम आकलन कर लेते हैं। गृह कार्य देना, बच्चा क्या काम करके लेके आया घर से, उसको जांच के हम उस बच्चे का आकलन करते हैं। प्रोजेक्ट वर्क जो बच्चों को बनकर दिया जाता है उसको बच्चे कितने अच्छी तरीके से करते हैं। मौखिक उत्तर जो बच्चे देते हैं उनके जरिए हम बच्चों का आकलन करते हैं। तो सीखने की प्रक्रिया में शिक्षार्थी की प्रगति जानने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम आकलन कहते हैं और ये लगातार चलती रहती है और सुधारमुखी होती है। तो ये तो हो गया आकलन का अर्थ। अब मूल्यांकन की बात करें तो आकलन से प्राप्त जो सूचनाओं का विश्लेषण कर निष्कर्ष निकालना। जो हम आकलन कर रहे हैं और उससे जो हमें सूचनाएं मिल रही हैं उनका हम विश्लेषण करके निष्कर्ष निकालेंगे कि बच्चे में क्या विकास हो रहा है, कहाँ पर कमियां हैं, क्या उसके अंदर हमको सुधार ले करके करना है। तो ये सारी चीजें हम उसके जो सूचनाएं प्राप्त हुई हैं उसके आधार पर हम उस चीजों का विश्लेषण करेंगे और फिर निष्कर्ष निकालेंगे। शिक्षण अधिगम की प्रभावशीलता का निर्धारण, और जो शिक्षण अधिगम कार्य चल रहा है उसकी क्या प्रभाव रहा है उसका निर्धारण करेंगे। उदाहरण अर्धवार्षिक या वार्षिक परीक्षा, रिपोर्ट कार्ड या ग्रेड प्रणाली। ये हम कह सकते हैं जो अभी तक हमने लगातार आकलन किया तो उसका क्या परिणाम निकला। नेक्स्ट है आकलन और मूल्यांकन में अंतर। उद्देश्य। आकलन का उद्देश्य है सीखने में सुधार, मूल्यांकन का है परिणाम का निर्धारण करना। आकलन का जो समय है वो निरंतर चलता रहता है और जो मूल्यांकन है वो अवधि के अंत में होता है। ये दोनों में अंतर है कि ये जो आकलन है वो निरंतर सीखने की जो प्रक्रिया है उसके दौरान लगातार चलता रहता है, इसका जो उद्देश्य है वो होता है सीखने में सुधार करना, जबकि जो मूल्यांकन है वो अवधि के अंत में होगा और परिणाम का निर्धारण करेगा। दृष्टिकोण क्या है, ये प्रक्रिया आधारित है, ये परिणाम आधारित है। परिणाम इसमें फीडबैक जो भी मिलता है हमें, और यहाँ पर ग्रेड और निष्कर्ष निकालना, ये परिणाम होते हैं इसके।
तो इस तरीके से आकलन और मूल्यांकन में यही अंतर है। यहाँ पर अगर बात करें कि जो आकलन है वो विद्यार्थी की सीखने की क्षमता को बढ़ाता है और जो मूल्यांकन है वो उसकी उपलब्धि दिखाता है कि उसने कितनी उपलब्धि हासिल करी है। जो आपका आकलन है वो एक तरीके से निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, इसके साथ साथ ये अनौपचारिक भी होता है। और जो आपका मूल्यांकन है वो एक अंतिम प्रक्रिया, लास्ट में, अवधि के अंत में होता है और ये एक औपचारिक प्रक्रिया है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इसका जो समय है वो लगातार ऐसा है कि जब तक सीखने की प्रक्रिया चलेगी तब तक ये लगातार चलता रहेगा। तो ये आकलन और मूल्यांकन में अंतर है। एनसीएफ 2005 और एनसीएफ 2023 तक बदलाव। पहले और अब, पहले परीक्षा आधारित था, अब समग्र आकलन आधारित है। पहले परीक्षा आधारित था, अब समग्र आकलन आधारित है। शिक्षक परीक्षक होता था, अब शिक्षक मार्गदर्शक है। अंकों पर आधारित था, अब गुणात्मक और अनुभवात्मक है। जो बच्चे का परिणाम और जो उसके अंदर जो मूल्यांकन कार्य किया जाता था, वो जो भी उसका जो रिजल्ट मिलता था वो अंकों पर आधारित था। अब उसके अंदर गुणात्मक और अनुभवात्मक जो भी बदलाव आते हैं उससे निष्कर्ष निकाला जाता है। पहले रटना था, अब समझना और करना है। आकलन से मूल्यांकन तक का बदलाव। आकलन से मूल्यांकन तक का बदलाव का सार। आकलन अब केवल परीक्षा नहीं बल्कि निरंतर प्रक्रिया है। बच्चे की रचनात्मकता, सामाजिकता और भावनात्मक विकास पर ध्यान दिया जाता है। सीसीई और एनसीएफ 2023 ने मूल्यांकन को सीखने का अंग बनाया है। तो ये जो हमने पढ़ा था, आकलन से मूल्यांकन तक का बदलाव का सार। शिक्षक की भूमिका, तो निरंतर अवलोकन व अभिलेखन, सुधारात्मक फीडबैक देना, व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझना, सीखने के वातावरण को आनंदमय बनाना। तो ये शिक्षक की भूमिका है कि बच्चे का लगातार अवलोकन करना, अभिलेखन करना, उसके सुधारात्मक उसको फीडबैक देना, व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझना और उसके हिसाब से जो भी शिक्षण प्रक्रिया चलेगी उस पर काम करना, सीखने के वातावरण को आनंदमय बनाना, यानी जिससे कि बच्चे आनंद के साथ देखें, उसमें बोर ना हो, उस रुचि के साथ उस कार्य को करें। निष्कर्ष। मूल्यांकन का उद्देश्य केवल अंक देना नहीं बल्कि शिक्षार्थी के सर्वांगीण विकास को समझना है। मूल्यांकन का जो उद्देश्य है वो केवल अंक देना नहीं है बल्कि शिक्षार्थी के सर्वांगीण विकास को समझना है। यह बदलाव शिक्षा को अधिक मानवीय, रचनात्मक और अनुभवात्मक बनाता है। नेक्स्ट टॉपिक है शिक्षण शास्त्र में बदलाव। पुस्तकीय से वातावरण केंद्रित भूमिका। पहले शिक्षा मुख्यतः पुस्तक और परीक्षा पर आधारित थी। जो पहले शिक्षा थी वो पुस्तक और परीक्षा पर आधारित थी। अब शिक्षा वातावरण, अनुभव और वास्तविक जीवन स्थितियों पर केंद्रित है। बच्चा अपने परिवेश से सीखता है, यही वातावरण केंद्रित शिक्षा का आधार है। पुस्तकीय शिक्षा, बुक सेंटर्ड एजुकेशन। तो इसे किसको कहेंगे हम? पुस्तकीय शिक्षा। तो जहां पर पुस्तक पर ही फोकस हो, जो मेन ज्ञान का जो स्रोत है, मुख्य ज्ञान का जो स्रोत है वो पुस्तक हो और शिक्षक, इसी को पुस्तकीय शिक्षा कहेंगे। रटना और परीक्षा परिणाम पर जोर। रटने पर जोर रहे कि जो पुस्तकों में, किताबों में जो दे रखा है उसे याद करो, परीक्षा पास करो। शिक्षण एक तरफा, सीमित दायरे में, इसको कहेंगे पुस्तकीय शिक्षा। वास्तविक जीवन से जुड़ाव कम, जो व्यवहारिक जीवन में उस चीज को लाना, उसको अप्लाई करना, तो वास्तविक जीवन से उसका जुड़ाव बहुत कम रहता है। रटने पर परिणाम, यानी कि परीक्षा का जो परिणाम हो बेहतर से बेहतर हो, इस चीज पर फोकस रहता है। इसी को कहेंगे हम पुस्तकीय शिक्षा। सीमाएं हैं, रचनात्मकता का दमन होता है यहाँ पर और व्यवहारिक ज्ञान की कमी हो जाती है। तो इसको कहेंगे हम पुस्तकीय शिक्षा, जहां पर मुख्य ज्ञान का जो स्रोत है, वो ज्ञान का जो मुख्य स्रोत है वो पुस्तक हो और शिक्षक हो। रटने पर जोर रहे, परीक्षा पास करना अच्छे से अच्छे नंबरों से, शिक्षण एक तरफा चलता है। नेक्स्ट है वातावरण केंद्रित शिक्षा। अभी हमने पढ़ा पुस्तकीय शिक्षा, अब हम पढ़ेंगे वातावरण केंद्रित शिक्षा। तो वातावरण केंद्रित शिक्षा, एनवायरमेंट सेंटर्ड एजुकेशन किसको कहेंगे? जहां पर शिक्षण का केंद्र अनुभव और पर्यावरण हो,
जहां पर शिक्षण का केंद्र जो है वो अनुभव और पर्यावरण है, पुस्तक नहीं है। बालक अपने परिवेश से सीखे, इसमें क्या होता है, बालक होता है वो परिवेश से सीखता है। जीवन स्थितियों, भ्रमण, गतिविधियों के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करे। यहाँ वातावरण केंद्रित शिक्षा में यही आ जाता है कि आपको अपने वातावरण को लेके चलना है, उससे सीखना है, व्यवहार से सीखना है, वास्तविक परिस्थितियों से सीखना है, गतिविधियों के माध्यम से सीखना है, और इस तरीके से सीखने से जो ज्ञान होता है वो अधिक स्थायी होता है। बालक सक्रिय भागीदार बनता है। इसमें ऐसा नहीं होता कि सिर्फ शिक्षक आए और उन्होंने अपना व्याख्यान दिया, किताब पढ़ाई, समझाया और बच्चे उसको सुनकर लिख लिया। यहाँ पर होता है कि बालक यहाँ पर सक्रिय भागीदार होता है, वो खुद अनुभव करता है, पर्यावरण के संपर्क में आता है, चीजों को देखता है, समझता है और उनको अपने अनुभव से सीखता है। उदाहरण, पौधों पर पाठ। पौधों पर पाठ है कोई, विद्यालय के बगीचे में अवलोकन। तो हमने उस पाठ को पढ़ा और अपने विद्यालय का जो बगीचा है उसका अवलोकन किया, अपने घर के आसपास में जो भी पेड़ पौधे हैं उनका अवलोकन किया। तो इसको कहेंगे हम वातावरण केंद्रित शिक्षा, जिसमें पुस्तक के साथ साथ वातावरण को मेल रखा जाए, उसको समझने के लिए जो पुस्तक में ज्ञान दे रखा है। इसके बाद बदलाव के प्रमुख कारण। ये जो बदलाव आया इसके पीछे कारण क्या रहे, तो इसके पीछे कारण रहे आपके एनसीएफ 2005 का आना, एनसीएफ 2023 का आना। तो ये सारे बदलाव रहे। लर्निंग बाय डूइंग की अवधारणा कि करके सीखना है, इसकी वजह से बदलाव आया। अधिगमकर्ता केंद्रित दृष्टिकोण, और जो दृष्टिकोण है वो बदल गया, शिक्षक केंद्रित से अब अधिगमकर्ता केंद्रित हो गया। समग्र विकास और जीवन से जुड़ाव का उद्देश्य, जो उद्देश्य था वो अब समग्र विकास हो गया कि बच्चे का समग्र विकास होना चाहिए और जो भी वो ज्ञान हासिल करे वो जीवन से जुड़ाव पर आधारित हो। तो ये रहे कारण जिसकी वजह से ये बदलाव आया। शिक्षक की भूमिका में परिवर्तन, तो पहले और अब, पहले शिक्षक ज्ञानदाता था, मार्गदर्शक है, ये बात हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, बार बार एक ही चीज आ रही है। पुस्तक पर निर्भर था, अब वातावरण का उपयोग हो रहा है। पहले व्याख्यान किया जाता था, व्याख्यान के माध्यम से ज्ञान दिया जाता था, अब गतिविधि के माध्यम से दिया जाता है। पहले शिक्षक शिक्षण कार्य कराता था, वो व्याख्यान देता था, विद्यार्थी निष्क्रिय होकर सुनते थे। बदलाव हैं, जो परिवर्तन है वो आए हैं शिक्षक की भूमिका में। नेक्स्ट है वातावरण आधारित शिक्षण के लाभ। सीखना अधिक रोचक और अर्थपूर्ण हो गया है। इससे क्या क्या लाभ हुए हैं, तो बहुत सारे ऐसे लाभ हुए हैं कि जैसे सीखना पहले बच्चों के लिए बहुत बोरिंग होता था, उनको बस लिखना है, उसको याद करना है, रटना है, उसको प्रैक्टिकल नहीं करना है, उसे अनुभव से नहीं सीखना है, तो वो बहुत ज्यादा बच्चों के लिए अरुचिकर होता था। अब वही चीज रोचक हो गई है, उसके लिए उनका कोई मीनिंग हो गया है, वो अर्थपूर्ण हो गई है, उसे अपने व्यवहारिक जीवन से जोड़ पा रहे हैं, अपने वास्तविक परिस्थितियों के साथ जोड़ पा रहे हैं। अनुभव आधारित स्थायी ज्ञान, और जो अनुभव आधारित ज्ञान होता है वो स्थायी होता है। सामाजिक और भावनात्मक विकास हो रहा है बच्चों के अंदर। पर्यावरण के प्रति बच्चे संवेदनशील हो रहे हैं। जिज्ञासा और रचनात्मकता का पोषण हो रहा है। तो ये सारे लाभ हैं जो वातावरण आधारित शिक्षण से हुए हैं। निष्कर्ष, यह बदलाव शिक्षा को जीवन से जोड़ता है। अब शिक्षा केवल पाठ्य पुस्तक तक सीमित नहीं है, बल्कि जीवन जीने की कला है। तो अब जो शिक्षा है वो सिर्फ पाठ्य पुस्तक तक सीमित नहीं है, अब वो जीवन जीने की कला है। हमको शिक्षा का मेन उद्देश्य यही होना चाहिए कि हमको ये बताया जाए कि हमको जीवन को किस ढंग से जीना है। तो इसीलिए जो शिक्षा का उद्देश्य अब ये बदल गया है कि सिर्फ ज्ञान हासिल कर लेना और उसको जीवन में कहीं बच्चा उसको जोड़ नहीं पा रहा है, उस चीज को समझ नहीं पा रहा है, उसका अनुभव नहीं ले पा रहा है, सिर्फ उसका रटने तक सीमित है, वो उसका रिपोर्ट कार्ड तक सीमित है। अब वो चीज नहीं है। अब मेन बात यहाँ पर आ जाती है कि आपको जीवन जीने की कला सीखनी है। शिक्षा वही है जो आपको जीवन जीने की कला सिखा दे। वातावरण केंद्रित शिक्षा ही सच्ची शिक्षा है, जो वातावरण पर आधारित है, क्योंकि हमको वातावरण में ही रहना है। हमको अपनी व्यवहारिक जो हमारी परिस्थितियां हैं, जो हमारे आसपास का वातावरण है, हमें उसी में रहना है, तो हमें उसका पूरा ज्ञान होना चाहिए। उसी को हम सच्ची शिक्षा कहेंगे। तो ये रहा हमारा निष्कर्ष। नेक्स्ट है शिक्षण शास्त्र में बदलाव के अंतर्गत सहकारी से सहयोगी तक। तो अब हम पढ़ने वाले हैं इसमें कि कैसे सहकारी से सहयोगी तक ये जो बदलाव आया इसको पढ़ेंगे।
शिक्षा का उद्देश्य अब केवल ज्ञान प्रदान करना नहीं बल्कि शिक्षार्थी के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करना है। पहले शिक्षक सहकारी था, यानी सहायता देने वाला, इसको हम कहेंगे सहकारी। तो पहले शिक्षक क्या था? सहकारी था। अब सहयोगी है, यानी सीखने की प्रक्रिया में सहभागी या सहयोग देने वाला। पहले सहायता देने वाला था, अब यानी सीखने की प्रक्रिया में सहभागी, तो इसको कहेंगे हम सहयोगी। सबसे पहले हम समझते हैं सहकारी दृष्टिकोण, कोऑपरेटिव अप्रोच किसे कहते हैं। तो शिक्षक शिक्षार्थी को सहायता करता है पर नियंत्रण स्वयं रखता है, इसको कहेंगे सहकारी दृष्टिकोण, कि सहायता तो करता है शिक्षार्थी की पर नियंत्रण स्वयं रखता है। ये सहकारी दृष्टिकोण है। शिक्षक मार्गदर्शन देता है पर नेतृत्व करता है, नेतृत्व शिक्षक ही करता है। सहयोग ऊपर से नीचे की दिशा में होता है। उदाहरण, शिक्षक समूह कार्य का निर्देशन करता है पर निर्णय स्वयं लेता है। तो इस दृष्टिकोण को हम कहेंगे सहकारी दृष्टिकोण, कोऑपरेटिव अप्रोच। अब बात करते हैं हम सहयोगी दृष्टिकोण की। तो सहयोगी दृष्टिकोण में शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों मिलकर सीखने की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। दोनों के बीच समानता, संवाद, विचार विनिमय होता है, इसको कहेंगे हम सहयोगी दृष्टिकोण, जहां पर किसी एक का नियंत्रण नहीं है, जहां शिक्षक का नियंत्रण नहीं है, यहाँ दोनों समान भाव से संवाद कर रहे हैं, विचार विनिमय कर रहे हैं और दोनों ही जो सीखने की प्रक्रिया चल रही है उसमें भाग ले रहे हैं। यहाँ शिक्षक एक फैसिलेटर और सहभागी अधिगमकर्ता बनता है। जो शिक्षक है वो एक फैसिलेटर और सहभागी अधिगमकर्ता बनता है। उदाहरण, शिक्षक और विद्यार्थी मिलकर सामाजिक सर्वेक्षण करते हैं, तो इसको कहेंगे हम सहयोगी दृष्टिकोण। नेक्स्ट है सहकारी से सहयोगी तक बदलाव के कारण। जो सहकारी से सहयोगी जो बदलाव हुआ है उसके पीछे क्या कारण है? उसके पीछे कारण है आपके जैसे अधिगमकर्ता केंद्रित शिक्षा, रचनावादी दृष्टिकोण का प्रभाव पड़ा, एनसीएफ 2005 और 23 की सिफारिशें, समूह और परियोजना आधारित शिक्षण, शिक्षा में लोकतांत्रिक वातावरण की आवश्यकता। तो ऐसे ये कारण है कुछ जिसकी वजह से ये बदलाव हमको देखने को मिला। शिक्षक की भूमिका में परिवर्तन। तो शिक्षक की भूमिका में क्या परिवर्तन आया? पहले शिक्षक सहकारी था, अब सहयोगी हो गया। पहले निर्देशन देने वाला था, अब सहभागिता बढ़ाने वाला है। पहले निर्णय लेने वाला था, अब निर्णय साझा करने वाला है। पहले नेता था, अब साथी है। ज्ञान देने वाला था, अब ज्ञान रचने में सहभागी है। पहले नियंत्रक था, अब प्रेरक और मार्गदर्शक है। तो इस तरीके से ये बदलाव जो आए हैं वो पहले की शिक्षा में और आज की आधुनिक शिक्षा के अंतर्गत ये बदलाव हमको देखने के लिए मिले हैं कि अब शिक्षक की भूमिका में बहुत परिवर्तन आया है। अब वो सहकारी से सहयोगी हो गया है। बच्चों को निर्देशन देने के अलावा अब उनको सहभाग करता है। पहले वो सिर्फ बच्चों को निर्देशन देता था, खुद का निर्णय उसका होता था। तो ये सारी चीजें बदल गई हैं। तो शिक्षा में या शिक्षक की भूमिका में ये परिवर्तन आया है। सहयोगी शिक्षण के लाभ, इसके लाभ क्या हैं? तो इसके बहुत सारे ऐसे लाभ हैं जैसे आपसी समझ और सम्मान का विकास होता है, टीम वर्क, संवाद कौशल में वृद्धि होती है, रचनात्मकता और आत्म अभिव्यक्ति को प्रोत्साहन मिलता है, सीखने का वातावरण आनंददायक और लोकतांत्रिक बनता है, शिक्षण अधिगम अधिक अर्थपूर्ण और स्थायी होता है। तो इस तरीके से बहुत सारे लाभ हैं जो हमको देखने के लिए मिलते हैं कि बच्चों के अंदर एक आत्मविश्वास पैदा होता है, वो समझ और सम्मान का विकास होता है, उनके अंदर टीम वर्क आता है, संवाद कौशल में वृद्धि होती है, रचनात्मकता बढ़ती है और वो आत्म अभिव्यक्ति इसको प्रोत्साहन मिलता है। बच्चे अपनी भावनाओं को, उनके अंदर जो भी बात आ रही है वो उसको कह पाते हैं खुलकर और सीखने का एक बढ़िया आनंददायक वातावरण बनके तैयार होता है। शिक्षण अधिगम अधिक अर्थपूर्ण और स्थायी होता है। तो ये बहुत सारे लाभ है जो सहयोगी शिक्षण के हैं। निष्कर्ष की बात करें तो सहकारी से सहयोगी बदलाव ने शिक्षा को साझा अनुभव बना दिया है। इससे क्या बदलाव आया है कि जो शिक्षा है वो साझा अनुभव बन गई है। अब शिक्षक विद्यार्थी दोनों ही सीखने के सहयात्री हैं, दोनों साथ में ही सीखते हैं। जहां सीखना एक जीवंत, अनुभवात्मक और मानवतावादी प्रक्रिया बन गई है। तो जहां सीखना एक जीवंत, अनुभवात्मक और मानवतावादी प्रक्रिया बन गई है। तो आज हमने लगभग अपने 4 टॉपिक कवर किए हैं इस वीडियो में।
जैसे कि हमने पहला किया था आपका शिक्षक से अधिगमकर्ता तक, और दूसरा टॉपिक हमने कवर किया था आकलन से मूल्यांकन तक, और इसके बाद तीसरा था हमारा पुस्तकीय से वातावरण केंद्रित शिक्षा, और अब हमारा जो आखिरी टॉपिक था वो था सहकारी से सहयोगी तक। तो ये 4 टॉपिक आज हमने जो आपकी यूनिट है शिक्षण शास्त्र में बदलाव के अंतर्गत इस वीडियो में कवर किए हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि हम अपने चैनल पर लगातार डीएलएड ब्रिज कोर्स से रिलेटेड वीडियोस लाते रहें तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।